इंडियन रुपीस क्रैश कर रहा है। He has finally breached the crucial 80 mark against the dollar. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इस बार इसमें अलग क्या है? महज एक साल में रुपया 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, यार इंडियन रुपीस से स्टॉक मार्केट पे आखिर इम्पैक्ट ही किया है और क्यों हम इसको यहाँ पर डॉलर से बार बार कंपेयर कर रहे हैं? And the impact of high inflation is not just limited to households. Inflation affects stock markets too. All eyes will be on the RBI policy reviews on this. But remember that the depreciation of the Indian rupee would have an impact on the economy. आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने का ट्राई करूंगा कि इस बार इंडियन रुपीस के फॉल से स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है। पहले 2 मिनट के लिए कुछ बेसिक यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में जब भी यहाँ पर कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज करती है तो वो उनको पेमेंट यहाँ पर उनकी लोकल करेंसीज में नहीं देती हैं, उनको वहाँ वो पेमेंट करती हैं US डॉलर्स में। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि US की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वी कैन से कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। 2021 से लेकर 2022 तक भी इंडियन रुपीस लगभग 10% के आसपास गिरा था। और तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. वहीं पे अगर आप लोग को निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर याद होगा तो सन 2021 से लेकर सन 2022 तक निफ्टी भी यहाँ पर लगभग फ्लैट था। निफ्टी ने भी कुछ खास यहाँ पर रिटर्न नहीं दिए थे। पर एक्चुअली इस बार अपनी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर सही कह रही हैं कि इंडियन रुपीस नहीं गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट बताऊं कि आखिर US डॉलर क्यों अब एप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हैं यार वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है और कितना डेवलपिंग हो रही है। डेवलप्ड कंट्री में क्या वो डेवलप्ड कर रहे हैं अपने आप को या क्या कर रहे हैं आके? तो देखिए, उसके पीछे के 2 रीजन है। पहली बात तो कि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंट है, उनको किसी और कंट्री से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना। President Trump's 25% tariffs on steel and aluminum. The golden age of America begins right now. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने यहाँ पर एक इंपोर्ट टैरिफ ड्यूटी भी इंप्लीमेंट कर दी, जिससे क्या हुआ, जितने भी उनके बाहर के इंपोर्ट्स थे वो सारे महंगे हो गए यहाँ पर, जिससे डॉलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। अल्टीमेटली डॉलर की वैल्यू यहाँ पर और ज़्यादा अप्रिशिएट कर गई और उसी चक्कर में एक्सचेंज रेट इंडिया का यहाँ पर और भी खराब हो गया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बार बार बोला कि इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है, डॉलर इतना कस के यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा है। रिलेटिवली आप हम लोगों को लगता है कि उससे इंडियन रुपीस यहाँ पर गिर रहा है। 2024 में आपको एक बात और भी याद होगी कि पूरी दुनिया में हर कंट्री इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ाती जा रही थी। इंटरेस्ट रेट जब यहाँ पर बढ़ता है तो एक चीज़ पता है साथ ही साथ में और क्या बढ़ती है? बॉन्ड यील्ड। लेकिन आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पर ज़्यादा होता जाएगा तो जो बॉन्ड गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करती है उनकी भी यील्ड यहाँ पर बढ़ जाती है। और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी बॉन्ड यहाँ पर नए इशू हो जाते हैं, बाद में भले इंटरेस्ट रेट कम भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उस समय जो हायर इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड यहाँ पर इशू करे जाते हैं वो थ्रू आउट टिल द एक्सपायरी, जब तक उनकी एक्सपायरी नहीं हो जाती है तो उनकी जो यील्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उससे पता है अट्रैक्ट कौन होता है? बाहर के लोग, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लोग। जब भी कोई FIIs मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह कोई भी इंडिया में यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्क होता है, और वो रिस्क यहाँ पर ये होता है कि भले ही यार मैं इंडिया में इन्वेस्ट करके मान लो 15 से 20% के आसपास के रिटर्न बना लूँगा, जो कि एक ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा बना पाऊँगा, लेकिन कहीं मेरे को ऐसा ना हो जाए कि जब मैं वापस से अपनी करेंसी में इसको एक्सचेंज करूँ तो मेरे को एक्सचेंज रेट के चक्कर में ना ऐसी की तैसी हो जाए। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोग को ऐसे समझाने का ट्राई करूं कि एक अगर फॉरेन मतलब US का आदमी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करता है तो पहले जहाँ पर उसको $1 के बदले में 80 रुपये इंडिया में मिलते थे इन्वेस्ट करने से, और उसने उस 80 रुपये को लेट्स सपोज कि 100 रुपये उसने कन्वर्ट 100 रुपये में उसकी ग्रोथ हो गई यहाँ पर। तो उसके बाद जब वो 100 रुपये विड्रॉ करके अपनी इकोनॉमी में ले जाएगा तो उसको वापस से यहाँ पर 80 रुपये के हिसाब से एक्सचेंज रेट में उसको पे करना होगा एंड $1 पॉइंट समथिंग उसको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। तो ईजिली वो उसको घर लेके चला जाएगा और वो वहाँ पर
खुश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर उसने $1 डाले जो कि उसको 80 रुपये मिले और उसने बढ़ा के 100 रुपये कर दिए, लेकिन बाद में जब वो वापस उसने विड्रॉ के लिए अप्लाई किया तो एक्सचेंज रेट इंडिया का इतना खराब हो गया कि उसको यहाँ पर अब 90 रुपये के बदले में $1 मिलेगा। तो जहाँ पे पहले उसको 80 रुपये के बदले में $1 मिल रहा था, अब 20 रुपये उसका प्रॉफिट था, अब उसको 90 के बदले में $1 मिलेगा। तो उसका जो प्रॉफिट है वो खाली 10 रुपये का बचा, ना कि 20 रुपये का बचा। अब बल्कि 2024 का अगर आप लोग यहाँ पर FIS का डेटा भी देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी गई थी FIS के द्वारा वो इस साल 2024 में लास्ट ईयर USA में करी गई थी बिकॉज ऑफ द करेंसी। अब इससे इम्पैक्ट पता है क्या आता है? इतने हायर इंटरेस्ट रेट और इतनी हायर इन्फ्लेशन के कारण में यूएस के इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि यार मैं ये इंडिया में क्यों ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस समय इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर हाई यील्ड भरी हुई है, बॉन्ड इतने अच्छी यील्ड में हम लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर यूएस की हाई यील्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कर दूँ। भले ही मेरे को वहाँ पर अगर 10% का रिटर्न भी मिलता है तो कम से कम मैं एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से तो बच जाऊँगा। और इसी चक्कर में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इंडिया में FIS का जो इन्वेस्टमेंट था वो 12 साल लोएस्ट पे था। जब ये सब बातें तो यहाँ पर चल ही रही थी, उसी बीच में एक और बहुत बड़ा रीजन था जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पर खुद थे, और वो रीजन था यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का। अगर मैं सिंपल लेमैन्स भाषा में आप लोग को यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझाना चाहूँ तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है जब एक कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। मतलब कि उनको इंपोर्ट में मतलब कि पैसा बाहर ज़्यादा देना पड़ता है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो मतलब उनको बाहर से पैसा यहाँ पर कम मिलता है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है। मतलब हम लोग बाहर से सामान ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और बाहर सामान कम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी खुद की करेंसी को USD में कन्वर्ट करते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर INR को USD में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हम लोग USD की डिमांड यहाँ पर मार्केट में इंक्रीज कर देते हैं, जिस चक्कर में एक्सचेंज रेट हमारे अगेंस्ट चला जाता है और डॉलर का जो वैल्यू है वो बहुत कस के यहाँ पर एप्रिशिएट कर जाती है। अगर मैं यहाँ पर एक्सचेंज रेट की बात करूँ तो एक्सचेंज रेट यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेग्ड रेट, एक होता है फ्री फ्लोटिंग रेट। पेग्ड रेट होता है बेसिकली यहाँ पर फिक्स्ड या कंट्रोल जैसे आप लोग कह सकते हो, जो कि कोई भी कंट्री जल्दी फॉलो नहीं करती है। ज़्यादातर कंट्री यहाँ पर फ्री या फ्लोटिंग रेट फॉलो करती है। फ्री फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है, आप लोग सिंपल कह सकते हो कि ओपन मार्केट ड्रिवन रेट। मतलब कि अगर किसी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगी, या किसी करेंसी की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस करेंसी की वैल्यू यहाँ पर एप्रिशिएट कर जाएगी। सिंपल भाषा में इसको आप लोग यहाँ पर सप्लाई डिमांड की खेल भी कह सकते हो। सप्लाई ज़्यादा है वैल्यू कम, डिमांड ज़्यादा है वैल्यू ज़्यादा। इसीलिए अभी यहाँ पर पिछले साल ही सन 2024 में RBI के गवर्नर भी यहाँ पर चेंज हुए थे और संजय मल्होत्रा जी को यहाँ पर RBI के नया गवर्नर अपॉइंट बनाया गया था। तो उनका तो कि ऐसा सोचना था कि क्योंकि एक्सचेंज रेट एक फ्री फ्लोट ड्रिवन मार्केट रेट होता है तो इसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी एक ऐसे पॉइंट पे भी नहीं है कि इंडिया से हम ये एक्सपेक्ट कर पाए कि इंडिया इस समय पूरे वर्ल्ड में सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करे। इसीलिए हम लोग फ्री फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा जो फोकस है वो इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में करना चाहिए, और इंडिया को एक स्ट्रिक्ट मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी की यहाँ पर नीड है ताकि यहाँ पे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो और कसके हो पाए। और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहेगी तो जो एक्सचेंज रेट है वो धीमे धीमे अपने आप स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि इसी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के पीछे यहाँ पर जो ब्रिक्स फॉर्मेशन करी गई थी, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया जैसे कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब एज अ मेंबर जो अब यहाँ पर बन चुके हैं, उन सभी में क्या एक बायलैटरल ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ था। मुझे ये याद आ रहा है, स्क्रिप्ट का ये पार्ट नहीं था, जहां पर ये कहा गया था कि कम से कम ये जो कंट्रियां मेंबर्स कंट्री हैं ये आपस में जब इंटरनेशनल ट्रेड यहां पर कर रही है तो कम से कम अपनी लोकल करेंसीज यहां पर यूज कर पाए, जिससे एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट तो नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं डॉलर की जो डिमांड फालतू में हाइप यहाँ पर क्रिएट कर रखी थी वो कहीं ना कहीं एक मिनिमाइज होगी और थोड़ा बहुत एक हल्का फुल्का इम्पैक्ट उन लोगों की आपस की करेंसीज में भी आएगा यहाँ पर। तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोग को यहाँ पर दो चार चीज़ें तो सीखने को मिली गई होंगी कि कैसे एक बाहर की करेंसी का एक्सचेंज रेट इंडियन स्टॉक मार्केट को इतनी बुरी तरीके से हैम्पर कर सकता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। और जाते जाते ये कहूँगा कि हो सकता है कभी कभी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर गलत ना हो,